नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। आपको बता दें कि समूह गा की भर्ती परीक्षाओं को लेकर इसके लिए 23 भर्तियों का कैलेंडर एक हफ्ते में जारी किया जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग समूह गा की 23 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर एक हफ्ते में जारी करेगा, जिसके बाद अक्टूबर नवंबर के महीने में 3 से 4 भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हो जाएंगे और जनवरी में परीक्षा का आयोजन होगा। बता दें कि राज्य लोक सेवा आयोग करीब 7,000 पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा। इससे पहले पिछले हफ्ते सरकार ने यूकेएसएससी के 23 भर्तियों की जिम्मेदारी राज्य लोक सेवा आयोग को दी थी, जिसमें 10 सितंबर को यही यूके सेवा के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के बीच बैठक भी की गई थी, जिसमें यह तय हुआ कि आयोग अपनी परीक्षाओं को बाधित किए बिना अलग से इन 23 भर्तियों का काम करेगा। जिसके बाद सोमवार को दोबारा बैठक का आयोजन किया गया और उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग समूह गा की 23 भर्ती की परीक्षाओं को लेकर एक हफ्ते में कैलेंडर जारी करेगा। अधिकारी लोग हैं, शासन के अधिकारी हैं, कुछ लोग उसमें प्रेजेंटेशन भी करने वाले हैं। कैसे हमारे राज्य की आय बढ़ सकती है, कैसे हम और अच्छा अपना परफॉर्मेंस कर सकते हैं, कैसे अच्छी डिलीवरी हो सकती है, क्या कार्यप्रणाली होनी चाहिए। कुछ दूसरे राज्यों के मॉडल हैं, उन राज्यों को भी हम अपने यहाँ कैसे लागू कर सकते हैं। तो मदरसों की जांच को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश के तर्ज पर उत्तराखंड में भी मदरसों की जांच की जाएगी। यूपी के बाद उत्तराखंड में भी मदरसों के सर्वे पर घमासान देखने को मिल रही है। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में भी यूपी की तर्ज पर मदरसों का सर्वे शुरू होगा। सीएम धामी का कहना है कि मदरसों से समय समय पर कई तरह की बातें सामने आती हैं, लिहाज इसके लिए इसके चलते सर्वे होना जरूरी है ताकि सच सामने आ सके। देखिए, बहुत सारी जगह पर मदरसों को लेके तमाम तरह की बातें आ रही हैं, इसलिए उसका एक बार सर्वे होना बहुत नितांत ज़रूरी है, जिससे कि सारी वस्तु स्थिति जो है। तो बुलेटिन में बात अब बागेश्वर की कर लेते हैं, जहां विराट बजरंग दल ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा। कई मांगों को लेकर उन्होंने ये ज्ञापन एडीएम को सौंपा। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच को लेकर सियासत परवान चढ़ रही है, तो वहीं बागेश्वर जिले में विराट बजरंग दल का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विराट बजरंग दल ने भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच, धार्मिक स्थल बागेश्वर के नगरीय इलाके में स्लॉटर हाउस बंद कराने को लेकर और शराब की दुकान हटाने को लेकर ये सारी मांग की गई हैं। उनको मामले को लेकर अपर जिलाधिकारी के जरिए सरकार को ज्ञापन सौंपा गया है। का माहौल सर देखिए, आए दिन यहाँ पे अनेक ऐसे कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है जो हमारे गरीब, असहाय, कमज़ोर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। दिन प्रतिदिन यहाँ पे ऐसे घटनाएं को वारदात दे रहे हैं। ऐसे लोगों का भंडाफोड़ करना हमारा परम कर्तव्य है। विराट बजरंग दल को यहाँ पे सक्रिय रूप से गठित करने का हमारा परम उद्देश्य यही है कि हमारे इस क्षेत्र का विकास हो, सबकी मांगें सुनी जाएं। ऐसे लोगों को जो बाहर से आने वाले ऐसे ये लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसी ऐसी घटनाओं को जो वारदात दे रहे हैं, इनका पर्दाफाश हो। तो बुलेटिन में बात अब अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां सांसद अजय टम्टा ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया। सांसद अजय टम्टा ने पिथौरागढ़ के आपदाग्रस्त क्षेत्र धारचूला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। अल्मोड़ा में सांसद ने लोगों से मुलाकात की और लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान अजय टम्टा ने कहा कि आपदा को लेकर सरकार गंभीर है और लोगों की समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार आपदा प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए कार्रवाई कर रही है। सीएम साहब के साथ हम लोग सब साथी थे। तो जो राती का एक टोक है जिसमें आपदा आई है, जिसमें 58 परिवारों के घर, बर्तन, कपड़े सब कुछ बह गए हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है। सरकार ने सारी व्यवस्था को दिया है। उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने के लिए, उनके कपड़े के लिए, उनके सोने के लिए सरकार ने सारा व्यवस्था व्यवस्थित कर दिया है। तो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की तरफ से प्रियांक कलियर के बयानों को लेकर अब घमासान मचा हुआ है, तो वहीं कई नेताओं ने उनको लेकर बयान दिया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादाब शम्स के बयान पर घमासान मचा हुआ है। दरअसल सादाब शम्स ने कहा कि प्रियांक कलियर ड्रग्स और वैश्यवृत्ति का अड्डा बन चुका है। उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। प्रियांक कलियर के विधायक हाजी फुरकान समेत कई नेताओं ने शम्स के बयान का विरोध किया और अब इस बयान को अशोभनीय बताया।
मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत इनकी सबकी सफाई करेंगे। एक भी गलत आदमी को हम पिरान कलियर में रुकने नहीं देंगे। पूरी तरह से नीचे से ऊपर तक झाड़ू भी चलेगी और बुलडोजर भी चलेगा। ये धामी की सरकार है। किसी कीमत पर भी इन भ्रष्टाचारियों को, इन देह व्यापार करने वालों को, इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों को बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या वो अपनी अध्यक्ष पद की नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे? क्या सरकार इतने बड़े अपराध को, जो मानव तस्करी उनके द्वारा कहा जा रहा है, उसे अब तक उस मुद्दे पर मौन थी? ऐसा क्यों? हमारे यहाँ यूनानी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत थे, आज 7-8 साल हो गए यूनानी मेडिकल कॉलेज। 5.5 साल से उनकी सरकार है। हमने बार मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया कि इसका पैसे रिलीज करो, तत्काल धरातल पर काम कराया जाओ। एक डिग्री कॉलेज के नाम हमने 12.5 बीघे जमीन। तो बुलेटिन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां हेट स्पीच मामले में बंद जितेंद्र त्यागी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि हेट स्पीच मामले में जेल में बंद जितेंद्र त्यागी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उनकी सशस्त्र जमानत मंजूर कर ली है। आपको बता दें कि 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार के हेट स्पीच मामले में आरोपी जितेंद्र त्यागी की 3 महीने की अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था और जितेंद्र त्यागी को 2 सितंबर को आत्मसमर्पण करने को कहा गया था। जितेंद्र त्यागी के आत्मसमर्पण करने के बाद उन्हें जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। बता दें कि स्वास्थ्य कारणों के चलते जितेंद्र त्यागी को पहले भी सशर्त जमानत दी जा चुकी है। तो वहीं जितेंद्र त्यागी के सरेंडर के बाद काली सेना प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप ने जेल में जितेंद्र त्यागी की जान को खतरा बताया। उन्होंने जेल में और जिला प्रशासन के साथ साथ सीएम धामी से जेल के अंदर जितेंद्र त्यागी को सुरक्षा देने की मांग की। इससे पहले जितेंद्र त्यागी भी अपनी जान का खतरा बताकर जेल में सुरक्षा की मांग कर चुके हैं। तो बुलेटिन में बात अब उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां बाबा रामदेव ने उत्तर गंगा घाट पर योग किया। बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव गंगोत्री धाम पहुंचे, जहां उन्होंने समुद्र तल से 3140 किलोमीटर ऊंचाई पर बाबा रामदेव ने योग किया। साथ ही गंगा विचार मंच के साथ मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं को गंगा को साफ रखने की शपथ दिलाई। बाबा रामदेव ने शपथ दिलाई कि सभी लोग मां गंगा को स्वस्थ, निर्मल और अविरल बनाने में योगदान दें। तो बुलेटिन में बात नैनीताल की कर लेते हैं, जहां हाई कोर्ट में सड़क निर्माण को लेकर सुनवाई की गई। बता दें कि उत्तराखंड हाई कोर्ट में पंगुट के नैना देवी पक्षी संरक्षण रिजर्व फॉरेस्ट में सड़क निर्माण को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार में किसी भी निर्माण पर रोक लगाने और बिल्डर को नोटिस जारी करने का जवाब देने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी 2023 को होगी। बता दें कि बदुला कोर्ट में ग्राम प्रधान ललित चंद्र आर्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने बिल्डर उपेंद्र जिंदल पर पंगुट के अतिरिक्त वन क्षेत्र में मोटर रोड का निर्माण करने का आरोप लगाया था। आरोप है कि बिल्डर ने एक बड़े 4 मंजिला होटल का निर्माण करवाया है और अब जंगल की जमीन पर अतिक्रमण करना चाहते हैं, जबकि मोटर रोड की किसी भी प्राधिकरण ने बिल्डर ने के पक्ष में स्वीकृत नहीं की गई थी। जो जंगल का रास्ता है उसको काट के एक मोटर रोड बनाना अपने आप में एक अपराध है और 17/8/2021 को इसमें एफआईआर भी दर्ज हुई है, बट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऑनरेबल कोर्ट ने उसका सख्त संज्ञान लेते हुए उसमें नोटिस जारी किया। तो बुलेटिन में बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां डीएम कार्यालय पर जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएम सोनका को जनता की तरफ से 60 शिकायतें मिली। देहरादून के डीएम ऑफिस में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान फरियादियों ने डीएम के सामने करीब 60 शिकायतें रखी, जिनमें से अधिकतर ऑन द स्पॉट समाधान कर दिया गया। तो वहीं जमीन से जुड़ी कुछ समस्याओं को लेकर एसडीएम को सूचना दे दी गई, जिस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन देहरादून में इन दिनों डेंगू सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसको लेकर प्रशासन ने डेंगू की रोकथाम को लेकर व्यवस्थाओं की जानकारी दी। देखिए, पिछले दिनों में काफ़ी केसेस हमारे देहरादून में जो आए हैं, साथ ही साथ पूरे उत्तराखंड में भी आए हैं। साथ ही साथ इसमें कई केसेस बाहर से भी आ रहे हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था जो है पूरी वार्डों के साथ साथ 100 जितने भी वार्ड हैं सभी में पार्षदों की देखरेख में फॉगिंग हो रही है और साथ ही साथ लार्विसाइडल का भी छिड़काव। इसका
लेना देना है और लगभग ये इस सीज़न में सितंबर अक्टूबर के महीनों में या कभी कभी फरवरी मार्च के महीनों में डेंगू के केसेस बढ़ते हैं। तो इसके लिए पहले से हम लोग तैयारी करते हैं। आमतौर पे डेंगू फीवर जो है वो दो प्रकार का होता है। तो एक सिंपल डेंगू फीवर होता है और एक डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है, जिसमें कि तेज़ी से ब्लड काउंट्स गिरते हैं। द्वारा समस्त जो हमारे स्वास्थ्य की इकाई है, सीएमओ हो गए, सारे सीएचसीज, पीएचसीज और जितने भी हमारे सीएमएस हैं, सभी को हमने इंस्ट्रक्शन दी है कि अपने लेवल पे तैयारियाँ देख लें और आइसोलेशन वार्ड हो गए या किट्स हो गए, सभी की व्यवस्था सभी जगह रखें। इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी हैं, प्लस एसडीएम्स को भी बता दिया गया है। तो बुलेटिन में बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कई योजनाओं को मंजूरी मिली। अल्मोड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक स्तर पर बड़ी पहल देखने को मिल रही है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले स्थलों पर होम स्टे, वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना का लाभ देने के लिए 19 नए होम स्टे और 5 गाड़ियों समेत 8 अन्य योजनाओं को मंजूरी दी गई, ताकि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। किए गए हैं। जैसा कि हमारा पहाड़ी राज्य है और यहाँ अल्मोड़ा सांस्कृतिक नगरी है, तो हम यहाँ पर होम स्टे को बढ़ावा देते हैं और साथ ही अन्य प्रयोजन जैसे रेस्टोरेंट है, कैफे शॉप है, उसको भी बढ़ावा देते हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा 1 करोड़ तक का ऋण दिया जा रहा है और 50% तक का सब्सिडी दी जा रही है। इसी मुहिम में आज डीएम मैडम की अध्यक्षता में हमारा साक्षरता कार्यक्रम हुआ है, जिसमें हमारे कुल 19 आवेदन स्वीकृत किए गए। तो बुलेटिन में बात अब चंपावत की कर लेते हैं, जहां 2 दिन से लापता एसडीएम शिमला में मिल गए हैं। बता दें कि उत्तराखंड में एक सनसनीखेज मामला सामने आया था, जहां 2 दिन से जीएमसीडी के एसडीएम लापता हो गए थे। चंपावत जिले के एसडीएम सदर अनिल के गायब होने कर महकमे में हड़कंप मच गया था। फिलहाल इस मामले में उत्तराखंड पुलिस को जानकारी मिली है कि जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम से बात की गई है, वह शिमला में बताए जा रहे हैं। बता दें कि इस मामले में कोतवाल योगेश उपाध्याय को जांच अधिकारी बनाया गया था। जांच अधिकारी ने बताया कि सुबह एसडीएम की लोकेशन ट्रेस की गई थी, तब उनकी लोकेशन का पता चला। ट्रेसिंग के बाद एसडीएम की लोकेशन शिमला मिली, जिसके बाद उनके संपर्क साधने का प्रयास किया गया। इस मामले में जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि एसडीएम से बात की गई है, अभी वह शिमला में हैं। एसडीएम ने बताया है कि उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण अचानक उन्हें इलाज के लिए शिमला जाना पड़ा था। बता दें कि 10 सितंबर को वे कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसमें एसडीएम चंग्याल पंत जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां 10 सितंबर की तारीख को उसी दिन वह दोपहर में लापता हो गए थे, जिसमें उनके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी के मुताबिक 10 सितंबर को महीने का दूसरा शनिवार था और अगले ही दिन रविवार की छुट्टी होने के चलते कार्यालय बंद था, इसीलिए कुछ भी पता नहीं चल सका और वह कब कहां गए इसको लेकर किसी को जानकारी नहीं थी। जिसके बाद 2 दिन से लापता एसडीएम अब शिमला में मिल गए। तो बुलेटिन में बात और रामनगर की कर लेते हैं, जहां अवैध खनन को लेकर प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध खनन का अभिवहन करने वाले वाहनों को सीज करने की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं अब वन विभाग की रैकी करने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है। आपको बता दें कि तराई डिवीजन रामपुर में डीएफओ कुंदन कुमार की ताबड़तोड़ कार्रवाई से खनन माफियाओं में बौखलाहट पैदा हो गई है। बीती रात तराई पश्चिमी पर वन प्रभाग की टीम ने अवैध परिवहन कर रहे वाहनों को काशीपुर रेंज में रोक लिया। जैसे ही अवैध खनन परिवहन कर रहे वाहनों को रोकने की खबर खनन माफियाओं को लगी, तो खनन माफियाओं ने वन विभाग की टीम को घेर लिया और उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसके बाद वन विभाग ने लोकल पुलिस की मदद ली। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। 3 वाहनों को अवैध खनन का अभिवहन करते हुए पकड़ लिया गया। वन विभाग की रैकी करने वालों पर भी जल्दी कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले में जानकारी देते हुए डीएफओ कुंदन कुमार ने बताया कि सूचना आ रही थी कि अवैध खनन का अभिवहन किया जा रहा है, जिसके लिए संयुक्त टीम का गठन किया गया था, जहां टीम की तरफ से 3 वाहनों को अवैध खनन का अभिवहन करते हुए पकड़ा गया। इस मामले में जांच की जा रही है और संज्ञान में आया है कि कई लोग संगठित रूप से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वन विभाग के कर्मचारियों की गतिविधियों की सूचना लोगों को देते हैं, उनको स्टॉक करते हैं और उनकी सूचना देते ही ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा है कि कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप संचालित हो रहे हैं, इनके बारे में पुलिस को पत्र लिखा जा रहा है और इनकी चिन्हित कर उनके सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
नहीं, ये कहीं भी जो है ये प्रभाग की टीम है और इसमें जो है ये उप प्रभागीय वनाधिकारी और प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशन में काम करती है और किसी भी स्टाफ को प्रभाग के अंतर्गत कहीं भी कोई भी ड्यूटी दी जा सकती है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक रेंज की टीम ही एक रेंज में काम करेगी। इसमें जो है उच्चाधिकारियों के निर्देशन में काम किया जाता है। तो बुलेटिन में बात अब ऋषिकेश की कर लेते हैं, जहां पुलिस के हाथ सफलता लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने चेन स्नैचिंग गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। चाकू और देसी तमंचा दिखाकर राह चलती महिलाओं से चेन स्नैचिंग करने वाले गिरोह के फरार चल रहे सदस्यों को पुलिस ने यमुनानगर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर 10,000 रुपए का इनाम भी पुलिस की ओर से रखा गया था। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। बता दें कि 5 अगस्त 2021 को ऋषिकेश कोतवाली के अंतर्गत मंजा देवी में सड़क पर चलते एक महिला से पता पूछने के बहाने बाइक सवार 3 बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया था। पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला कि वारदात में शामिल एक और आरोपी फरार चल रहा है, जिसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी। इस दौरान कोतवाल रवि सैनी ने बताया कि आरोपी को यमुनानगर से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बुलेटिन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां कानून व्यवस्था को लेकर जागरूक करने के लिए लोगों को पुलिस नए पहल के दौरान जागरूक कर रही है। बता दें कि कानून से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई करने के साथ लोगों को कानून और क्राइम के बारे में जागरूक करना पुलिस के लिए हमेशा चुनौती बना रहता है। ऐसे में हरिद्वार पुलिस ने लोगों से सीधे जुड़ने और उन्हें जागरूक करने का नया तरीका निकाला है। हरिद्वार पुलिस ने इस अंदाज से उनको काफ़ी सराहना मिल रही है। तो वहीं सोशल मीडिया के दौर में आपने कई पुलिसकर्मियों को फिल्मी अंदाज में दबंग और सिंघम बनते हुए वीडियो पोस्ट करते हुए देखा होगा, लेकिन इन दिनों हरिद्वार पुलिस सोशल मीडिया का सही ढंग से इस्तेमाल कर रही है। हरिद्वार पुलिस की सोशल मीडिया सेल अपने पेज पर फिल्मी किरदारों और मशहूर डायलॉगों को मीम्स के जरिए लोगों तक जागरूकता के संदेश पहुंचा रही है। सोशल मीडिया सेल की टीम नए आइडियाज पेश कर लोगों को सतर्क रहने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने जैसे संदेश देती नजर आ रही है। पुलिस के बड़े अधिकारी मानते हैं कि इस दौर की बड़ी तादाद में लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया लोगों तक जरूरी संदेश पहुंचाने का एक अच्छा जरिया है, लेकिन रोचक भाषा हल्के फुल्के अंदाज में की गई जानकारी लोगों को आसानी से समझ में आ जाती है, जिसको लेकर हरिद्वार पुलिस की मीडिया सेल को डीजीपी अशोक कुमार की ओर से सम्मानित भी किया जा चुका है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले युवा भी हरिद्वार पुलिस के इस अंदाज को सराहना कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि औपचारिक और विभागीय की तुलना में मजाकिया अंदाज ज्यादा अच्छा लगता है। सोशल मीडिया के इस दौर में कई सरकारी विभाग और संस्थाएं सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन हरिद्वार पुलिस का यह नया प्रोग्राम पुलिस को लोगों के बीच लोकप्रिय बना रहा है और पुलिस या इमेज को बदल रहा है। लेकिन तो हमारा जो टारगेट रहता है सबसे पहले वो इस प्रकार का रहता है कि हम ऐसी क्या भाषा इस्तेमाल करें जो एकदम से आम आदमी इसको समझ सके। तो उसमें सबसे पहले हमने देखा कि जो फिल्मी जो डायलॉग्स होते हैं पिक्चरों के, या कोई बहुत फेमस कोई पिक्चर होती है, या पिक्चर भले ही फेमस ना हो लेकिन उसका पर्टिकुलर कोई डायलॉग फेमस है या उसका पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर उसका अगर फेमस है, तो हमारी जो सोशल मीडिया टीम है, सूरज है, रवि है, सती है, सची, हम सब लोग मिल करके फिर हम एक डिसाइड करते हैं आपस में। देखिए, कभी महिलाएं द्वारा हमारे पास जो जितनी भी एसएचजीज हैं उसमें से हम लोगों ने 8 एसएचजी को चूज़ किया था और उसमें से अभी 4 एसएचजीज काम कर रही हैं और हमारा प्लान ये है कि और लोगों भी हम अभी, क्योंकि लॉन्च अभी भी हुआ है ये, इसको अभी पायलट प्रोजेक्ट की तरफ हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अब हमारा जब अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो हम लोग उसको और बढ़ाएंगे और घटाएंगे। तो बुलेटिन में बात कोटद्वार की कर लेते हैं, जहां लंपी वायरस के चलते जानवरों का टीकाकरण किया जा रहा है। बता दें कि उत्तराखंड में तेजी से फैल रहे लंपी वायरस को लेकर उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंतवाल का बयान सामने आया। कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए राजेंद्र ने कहा कि लंपी वायरस कोरोना की तरह ही एक वायरस है, जिसकी चपेट में बड़ी संख्या में पालतू जानवर और आवारा जानवर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध स्तर पर पूरे प्रदेश में पशुओं के टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन ताकि लंपी वायरस से पशुओं को बचाया जा सके। जिसकी ह्यूमिनिटी कमज़ोर है
कोरोना की भ्रांति वो सह नहीं पा रहा है, इसलिए डेथ हो रही है। अभी वैसे जैसे राजस्थान और अन्य राज्यों में हुआ, वहाँ गर्मी ज़्यादा होने की वजह से इसका ज़्यादा असर है। हमारे यहाँ हरिद्वार को छोड़कर और जगह इतना वो नहीं है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां डीएम ने 14 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बता दें कि डेंगू के बचाव के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन न करने पर जिलाधिकारी सोनका के निर्देश पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने शहर के 14 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी कर चुकी है। डेंगू के बचाव के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन न करने पर जिलाधिकारी सोनिया के निर्देश पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने ये नोटिस जारी किए हैं। बता दें कि स्कूल प्रबंधन ने 8 बिंदुओं पर जवाब तलब किया गया था, जिसमें कहा गया था कि विद्यालय में डेंगू के लिए दिए गए निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा, छात्र छात्राएं पूरी आस्तीन की ड्रेस और जुराब पहनकर स्कूल क्यों नहीं आ रहे, जिससे कि डेंगू मलेरिया जैसे वेक्टर जनित रोगों को फैलने की संभावना बढ़ रही है। मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने इस मामले में स्कूलों के कारण बताओ नोटिस का जवाब मांगा था। संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर शासन की ओर से जारी अनापत्ति पत्र की शर्तों और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 के तहत प्रावधान के तहत जरूरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इन सभी स्कूलों पर अब गाज भी गिर सकती है। द्वारा समस्त जो हमारे स्वास्थ्य की इकाई है, सीएमओ हो गए, सारे सीएचसीज, पीएचसीज और जितने भी हमारे सीएमएस हैं, सभी को हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि अपने लेवल पे तैयारियाँ देख लें और आइसोलेशन वार्ड हो गए या किट्स हो गए, सभी की व्यवस्था सभी जगह करें। इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी हैं। प्लस एसडीएम्स को भी बता दिया गया है कि अपने अपने लेवल पे जहाँ भी क्लस्टर्स फॉर्म होते हैं या जहाँ केसेस बढ़ रहे हैं डेंगू के, वहाँ पे अपने स्तर पे एक बार देख लें और कोशिश की जाए कि वहाँ से और जगह ना फैले वो। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।